पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो वो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को। अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई थी इसकी स्थापना। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 को 17 पास हुआ और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया। इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा हुई थी 1889 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो वो है कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो वो है भूटान, ऑप्शन नंबर डी। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है। इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति दुनिया के तमाम दूसरे देशों को हमेशा से लुभाती आई है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटानी लोग अपने घरों को ड्रकपुल कहते हैं, जिसका मतलब ड्रैगन का घर होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल बेलेजली के शासनकाल में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। बेलेजली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहा। 1798 में जॉन शोर के हस्तक्षेपवादी युग के बाद में बेलेजली भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया, जो कि अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध है। इसने भारत में अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में बेलेजली से पूर्व डुप्ले के द्वारा किया गया था। बेलेजली के समय में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को सौंप दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सैनिक का नेतृत्व किया सिखों को सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। बंदा बहादुर एक बैरागी सिख सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधोदास भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया। रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन की भी शुरुआत की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित किया और पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया। इस मैगजीन में इन्होंने भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 1919 में हुआ था, के विरोध में छोड़ दिया। भारत के महान बांग्ला कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 को नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह नदी नासिक के त्र्यंबक गांव की पृष्ठवर्ती पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जलाशय से निकलती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा को बहुधा केजी डेल्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है बुलर झील, ऑप्शन नंबर डी। बुलर झील कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर की लोकटक झील में केवल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान के द्वारा प्रभावित है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के पद शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि महाराजा सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो उज्जैन में, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय को खगोलीय विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय गणनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध अप्रतिम जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण कराया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोलशास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो वो है इलाहाबाद की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़। भारत की कुल आबादी में से 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है केवल 7.33%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाले 4 जिले हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी। जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके बाद जनमत संग्रह के आधार पर इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हैदराबाद रियासत को विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई थी।
जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा एवं विधान परिषद यदि अस्तित्व में है तो इनसे मिलकर बनता है। वर्तमान में देश के 6 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, जिनमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश के द्वारा लिखी गई थी? तो महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापन तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया। भास्कराचार्य 12वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ के पथ प्रदर्शक थे, जो कि गणितज्ञों की एक लंबी परंपरा के उत्तराधिकारी थे और उज्जैन स्थित वेधशाला के मुखिया थे। उन्होंने लीलावती और बीजगणित जैसी गणित की पुस्तकों की रचना की तथा सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिषशास्त्र की पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी है, जो कि बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो बीरप्पा मोइली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के समीप है, वहां पर स्थित है। यहाँ पर अकबर के द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई। अगला प्रश्न है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर और K2 दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे स्थान पर है कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो वो है पलाश, ऑप्शन नंबर डी। पलाश या टेसू एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो जिगर में, ऑप्शन नंबर सी। यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला एक रस है। यह पाचन में सहायता करता है। यह कुछ गाढ़ा सा पीला तरल पदार्थ है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और स्वाद कड़वा होता है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होते रहता है, जहां इसमें म्यूसिन मिल जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1993 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान के द्वारा प्रदत्त और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा अभिनिश्चित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो वो है दाद। कवक या फफूंद एक प्रकार का परजीवी है जो कि अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक की उत्पत्ति शैवाल में पर्णहरिम की हानि से होती है। कवक के द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग हैं गंजापन, दमा, दाद खाज, हाथी पांव। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारतीय संविधान हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसकी वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था और हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है बायोटिन, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। विटामिन B1 का है थायमिन। विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का है पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन B5 का है नियासिन। विटामिन B6 का है पायराडॉक्सिन। B7 का है बायोटीन और B12 का है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें 1928 ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक, यानी कि 28 का एम्स्टर्डम, 32 का लॉस एंजल्स और 36 का बर्लिन ओलंपिक। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस और जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर।